पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम आपका जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं आपको जो कोई और आपको नहीं बताता। और आज आपको प्रोग्राम में बड़ा मजा आएगा क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं नेता पुत्रों पर। जी हाँ, नेताओं के पुत्रों पर। और ये पुत्र प्रेम जो है क्या एक और बड़े नेता में उमड़ आया है और क्या अब उस नेता पुत्र की आप लॉन्चिंग बिहार के अंदर देखने वाले हैं। जी हाँ, बिहार की बात होगी आज। और जिस खास नेता पुत्र पर हमारा फोकस है वो है नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार जी, जो वैसे तो सारी उम्र पब्लिक लाइफ से और लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहे और नेता पुत्रों के से बिल्कुल विपरीत, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो उनकी मीडिया प्रेजेंस भी बढ़ती जा रही है और साथ साथ ये बातें, ये अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपनी लेगेसी अपने बेटे को सौंपने वाले हैं। और अगर ऐसा कुछ प्लान है तो इस चुनाव में आप वो दिखेगा भी जरूर, उसका असर आपको जरूर पता चलेगा। तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। सर आप तो यूपी से है ना, आप बिहार से ना, ठीक है। आप बिहार और एक बिहार से एक और मेहमान हमारी आने वाली हैं, तो 2 यूपी + 2 बिहार, ठीक है। हमारा यहाँ का नेता पुत्र तो बढ़िया लॉन्च हो गया है। इनके यहाँ लेकिन कई सारे हैं। अब तेजस्वी जी लॉन्च हो गए अच्छे से, उनके बड़े भाई साहब वो भी हो ही गए थे, वो तो फिर जनता तय कर देती है बाद में। और अब इनकी बारी है। और चिराग पासवान जो है बिहार में वो बढ़िया निकल गए, उन्होंने अपने पिताजी की पूरी विरासत जो है संभाल ली है। अब बारी नीतीश कुमार जी की है। सर आज 2-3 खबरें हैं, मैं पहले वो बता देता हूँ आपको क्यों आज बिहार फोकस में आया। कि एक तो ये जब निशांत कुमार सामने आए मीडिया के, 2-3 बार पिछले कुछ दिनों के अंदर हो गया है कि आके मीडिया पर बयान देते हैं, तो इनसे जब पूछते हैं आपका पॉलिटिक्स मानेगा क्या विचार है, तो चुप हो जाते हैं। आज यही सवाल उस सेम बयान में 3 बार पूछा गया और तीनों बार इनका जवाब था अरे चलिए, अरे चलिए, अरे चलिए। तो खुद बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन पिता पर जरूर बोलते हैं। मैं जनता से अपील करता हूं, मेरे पिताजी को एक मौका और दीजिए। पिछली बार आप लोगों ने 43 ही दिया था, तब भी उन्होंने विकास किया। इस बार थोड़ा सीट भी बढ़ना चाहिए, ये भी उन्होंने बोल दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने मांग की कि एनडीए मेरे पिताजी को ऑफिशियली सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे। अभी मोदी जी अपनी गाड़ी में लेकर के उनको वो सभा करने तो आए, तब से लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी ने अपनी पार्टी के नेताओं का पत्ता काट दिया कि भाई यही है यहाँ जो है, हमारे वाले भी पीछे ही लाडला मुख्यमंत्री बोल दिया है। तो अब क्या आपको भूमिका बनती हुई दिखाई दे रही सर? बिहार में लॉन्च हो रहे हैं निशांत। देखिए, मुझे लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट चुनाव पर नहीं पड़ने जा रहा। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम इस चुनाव में लॉन्च हो या नहीं हो, बस इतना होगा कि नीतीश कुमार के पास जो उनकी कई यूएसपी थी उनमें से एक चली जाएगी कि परिवारवाद की राजनीति उन्होंने नहीं की। वो जो उनके पास एक जो है ट्रम्प कार्ड था कहिए, या उनका एक गुण था या उनकी विशेषता थी, वो चली जो लालू यादव के सामने खूब दिखती थी और जिसको वो खूब जो है प्रचारित भी करते थे। निकले थे तो भ्रष्टाचार परिवारवाद के नाम पर ही निकले थे जनता दल से। तो अब इस समय बेटे को अगर लॉन्च कर रहे हैं और बेटा कह रहा है, बेटा अभी औपचारिक रूप से जेडीयू का सदस्य है भी कि नहीं ये सार्वजनिक रूप से पता नहीं है, हो सकता है बन गया हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी पार्टी में अभी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत से मेरा मतलब संगठन में कोई पद नहीं है, वो विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, न कभी रहा है, न तो सार्वजनिक जीवन में उसका और कोई कंट्रीब्यूशन है कि किसी और फील्ड में रहा वहाँ अचीव किया हो कुछ। तो उसका अचीवमेंट सिर्फ इतना है कि वो नीतीश कुमार का पुत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पॉलिटिक्स के हिसाब से अनटेस्टेड है कि उसके अपील पर वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता है, हम लोगों कोई जानता नहीं है। ये तो जब परीक्षा होती है, चुनाव मैदान में उतरते हैं तब पता चलता है। ऐसे भी लोग हुए हैं जो राजनीति में लॉन्च हुए हैं अपने पिता के सीन से हटने के बाद। 2 लोग, जैसे नवीन पटनायक, जब तक उनके पिता बीजू पटनायक राजनीति में थे, राजनीति से दूर रहे, उनके निधन के बाद आए। दूसरे थे अजीत सिंह। चौधरी चरण सिंह लगभग जो है वो मृत्युशैया पर थे
तो उसके बाद ही जो है, उनकी मृत्यु के बाद ही आए। हालांकि चौधरी साहब अपनी सभाओं में कहते थे, परिवारवाद की राजनीति का बड़ा विरोध करते थे कि मेरा बेटा भी आए तो उसका भी समर्थन मत करना। लेकिन मजबूरी थी पार्टी की कि उस समय मुलायम सिंह को लगा कि अगर साथ नहीं देंगे अजीत सिंह का तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उनको डर था कि ये चौधरी चरण सिंह की पॉलिटिकल लिगेसी न ले लें, लेकिन वो हुआ नहीं। वो लिगेसी जो है मुलायम सिंह यादव ही ले गए। तो जो ज़मीन पर संघर्ष करता है, लिगेसी उसी के हाथ में आती है। और भी नेता पुत्र हैं, जैसे आप सचिन पायलट को ले सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले सकते हैं, और जितेंद्र प्रसाद को ले सकते हैं, आरपीएन सिंह को ले सकते हैं। तो तमाम नेता हैं ऐसे जो अपने पिता के नाम की वजह से आए। लेकिन राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां जनता तय करती, मतदाता तय करता है कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। एंट्री तो हो सकती है आपकी परिवार के कारण, लेकिन जो है आप कितनी दूर तक जाएंगे इसका फैसला मतदाता करता है। तो अभी तो उस टेस्ट से भी नहीं गुजरे हैं निशांत कुमार, तो उनके बारे में क्या। लेकिन बीजेपी की जो समस्या है बिहार में इस समय कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है और एनडीए का समर्थन बिहार में लगातार बढ़ रहा है। लोग एनडीए की सरकार चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति एक फैटिग फैक्टर आ गया है और वो पिछले चुनाव में 2020 में भी दिखा था और अब उनके स्वास्थ्य के कारण और ज़्यादा हो गया है। लेकिन बीजेपी की दूसरी समस्या ये है कि उसके पास अपना कोई नेता नहीं है जिसको डिक्लेयर करके जा सके चुनाव में। अगर जोखिम भी ले, ये जोखिम उठाना भी चाहे कि नीतीश कुमार की बजाय अपने किसी नेता को प्रोजेक्ट करे, तो वो भी नहीं है नेता हो वैसा। हाँ, तो वो दांव बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है। तो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं करेगी बीजेपी, ऑफिशियली भले ना करे, लेकिन ये संदेश नहीं देगी कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे। जो भी फैसला होगा वो चुनाव नतीजे के बाद ही होगा, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है आगे की राजनीति। अब इस सब में कहां फिट हो रहे हैं ये निशांत? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। केवल एक शगुफा है जो चुनाव की घोषणा तक चलेगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा चल पाएगा। क्योंकि आप देखिए जेडीयू से भी ऐसी कोई डिमांड नहीं आ रही है कि कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हों, दूसरे नेता कह रहे हो कि नहीं आप निशांत कुमार को ले आइए। जो कुछ बोल रहे हैं वो निशांत कुमार बोल रहे हैं और वो अपने पिता के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार की अगर ये स्थिति आ जाए कि उनके बेटे को ये कहना पड़े कि एनडीए जो है उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, तो ये तो उनके ऊपर भी अच्छी टिप्पणी नहीं है। अब आप ये देखें निशांत कुमार की, ऐसा नहीं कि वो बहुत यंग है, 49 साल उनकी उम्र हो चुकी है और अभी तक बिल्कुल पब्लिक स्पेस से बिल्कुल दूर रहे हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो अगर तेजस्वी से उनका सीधा मुकाबला होगा अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये अपने पिताजी की तरह ग्रेजुएट हैं और एक और आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। और दूसरा कि कई बार नेता पुत्रों के कई किस्से विस्से जो हैं वो बड़े चर्चित हो जाते हैं। इनके साथ वैसा भी कुछ नहीं रहा कि भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात इनके नाम के साथ कभी है नहीं। बाकी जैसा आपने कहा कि वो बिल्कुल अनटेस्टेड कमोडिटी हैं तो कोई जानता नहीं है। लेकिन इस थ्योरी में कितना दम है देवेंद्र कि जेडीयू के ही जो लोग हैं इस वक्त नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, उनको ये लग रहा है कि भाई नीतीश जी अगर रिटायरमेंट की तरफ बढ़े, जो लोगों को लगता है कि वो बढ़ रहे हैं, तो फिर पार्टी का क्या होगा? बीजेपी जो है सब ले जाएगी, तो पार्टी बची रहे इसके लिए नीतीश जी के बेटे को वही लोग हवा दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि जेडीयू इस मामले में एक क्रॉस रोड पे है। जेडीयू को आइए शिवराज सर आइए, प्लीज बैठिए जी। आज आपके राज्य पर बात हो रही है और स्टार पुत्रों पर बात हो रही है, नेता पुत्रों पर। निशांत जी पर शुरुआत हुई है चर्चा। लगातार सुन रही हूँ, सर को भी सुन रही थी अभी। हाँ देवेंद्र बोलिए। जेडीयू अभी एकदम से इस मामले में क्रॉस रोड पे है क्योंकि नीतीश कुमार, हालांकि हम लोग डॉक्टर नहीं है, ना कोई ऐसी डॉक्टरी रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर कह सके कि स्वास्थ्य को लेकर उनको क्या समस्या है या समस्या है भी या कितनी है। लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें ये ज़रूर दिखता है कि चिंताजनक चीज़ें हैं। मतलब ऑल इज़ वेल तो आप नहीं कह सकते, जिस तरह के उनके स्पीच हो रहे हैं। आज भी जैसे पीएमसीएच के प्रोग्राम में वो जा रहे थे तो जिस तरह की बातें वो करते हैं, तो और उससे जो चीज़ें अंदर खाने से, जेडीयू के अंदर खाने से जो चीज़ें आती हैं वो ये दिखाती हैं कि
कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का राजनीतिक असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि लोगों की नज़र में फिर आपकी जो एक छवि है ना कि बड़े कुशल प्रशासक, बहुत शानदार मुख्यमंत्री के तौर पे, उसको डेंट होना शुरू होता है। और वहाँ पर फिर ये जेडीयू के नेताओं को ये चिंता होती है कि ये डेंट अगर ज़्यादा हुआ तो हमारे नेता की जो एक छवि बनी हुई है उस पर चोट पहुँच रही है, तो फिर इसका राजनीतिक नुकसान भी होगा। वहाँ पर फिर ऐसा ना हो कि हमारे जो वोटर्स हैं वो बिदक के कहीं और चले जाएं। जैसे एक चीज़ ये माना जाता है बिहार में कि अभी भी अति पिछड़ा, मतलब पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन बिहार में विधानसभा इलेक्शन हो तो अति पिछड़ा वोटर्स के लिए पहली चॉइस वो नीतीश कुमार के हिसाब से होते हैं। तो वहाँ पर उस सेक्शन को आप कैसे मैसेज देंगे, उसको क्या मैसेज देना है, उस लिहाज से जेडीयू का एक धड़ा ये ज़रूर चाहेगा, जो चाह रहा है कि निशांत कुमार को आगे किया जाए। चाह रहा है मैं इस लिहाज से भी आप सौरभ समझ सकते हैं, पहली बात कि पिछले 2 महीने में यानी कि 60 दिन में 6 पब्लिक अपीयरेंस निशांत कुमार, इसके पहले कभी नहीं। दूसरी चीज़ कि जिस तरह के पॉलिटिकल क्वेश्चन को ले रहे हैं और जिसको नहीं ले रहे हैं, जैसे जिसको ले रहे हैं, जैसे आपने इंडिया की बात की 43 सीटें और सारे कार्यकर्ता वहाँ जाएं, नहीं लेने वाली बात कि इलेक्शन को जब पूछा जा रहा है तो अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना हो या रुचि ना हो तो आप खारिज भी कर सकते थे, जो कि पहले वो कह चुके हैं। वो नहीं कर रहे हैं। कि पहले वो कहते थे कि मैं तो अध्यात्म के रास्ते पे आगे जा चुका हूँ। अब जब आप अध्यात्म के रास्ते पे आगे जा चुके थे और अब आप इतनी ज़्यादा राजनीतिक बात पे राजनीतिक सवाल आ रहा है आपके लड़ने को लेके, बहुत हरे राम हरे कृष्ण ये सब बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और एक बार एक प्रोग्राम गए थे एक जगह स्पीकर खरीदने के लिए, तो वहाँ पे यूट्यूबर वगैरह किसी ने पकड़ लिया तो पूछा गया कि आप यहाँ, तो बोले कि देखिए मैं तो भजन वगैरह करता सुनता हूँ, मोबाइल पे सुनने में दिक्कत हो रही थी इसलिए स्पीकर लेके आया हूँ, स्पीकर खरीदने आया हूँ। अच्छा। फिर पूछा गया कि क्या राजनीति में है, तो बोले कि नहीं मैं तो अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ चुका हूँ। और दिलचस्प ये है सौरभ कि ये नीतीश कुमार भी अपने युवा काल में अध्यात्म के रास्ते पे ओशो से बड़े प्रभावित थे। जब मुंबई गए थे तो उनके सामने 2 ही शख्सियत थी जिनसे वो मिलना चाह रहे थे, एक जॉर्ज फर्नांडिस, एक ओशो। ओशो के यहाँ जब मिलने गए तो वहाँ की जो चमक धमक उन्होंने देखी ना, फिर उनको लगा कि भ्रम है उनको, आध्यात्मिक का इसमें ऐसी है नहीं। फिर वो जॉर्ज फर्नांडिस से मिले और राजनीति में आगे बढ़ गए। निशांत की छवि भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नीतीश कुमार वाले अंदाज में, जैसे जिस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को नहीं देना हो वैसे ही टालते रहे। अरे छोड़िए, अरे इस पे क्या बोलना, आप लोग पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं। स्टाइल लगभग वैसा ही है। हाँ, वो एकदम डिट्टो वही सादगी। और नीतीश कुमार ने इस चीज़ को, सौरभ इसमें निशांत को भी आप क्रेडिट देंगे कि जो आपने कहा, जैसे तेजस्वी यादव, तेजप्रताप जब राजनीति में नहीं थे तब भी उनकी बहुत सारी कहानियाँ थी, इवन मुख्यमंत्री निवास पे क्या क्या कहानी आती थी। लेकिन निशांत के बारे में आप सोचिए कि द्वारका में इनका फ्लैट है नीतीश कुमार का, जब रेलवे में थे तो वहाँ पर रेलवे की एक सोसाइटी बनी थी, एक छोटा सा फ्लैट लिया गया था, निशांत वहाँ रहते थे। बिहार भवन से गाड़ी चली गई थी वहाँ पे, सरकारी गाड़ी। नीतीश कुमार को जब इस बात की जानकारी मिली तो बाकायदा उन्होंने सर्कुलर लगवाया था, उसको नोटिस बोर्ड पे चिपकवाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्तिगत काम के लिए सरकारी गाड़ी नहीं जाएगी। वाह, तो उस तरह से उन्होंने उनको रखा है। अब इतना ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस का सीधा मतलब है कि जेडीयू का एक धड़ा जिसमें सिर्फ नेता ही नहीं है, कुछ ऑफिसर भी हैं। अच्छा, ये बहुत चलता है आजकल, ये सुनने में आता है कि कुछ अफसर लोग हैं वो बहुत नीतीश कुमार को जो फैसला लेना है, हाँ, वो नीतीश कुमार नहीं लेते, वो ऑफिसर लेते हैं, और ऑफिसर और नेता के दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके। तो जो कुछ भी इस मामले में होगा वो उन लोगों की तरफ से होगा। नीतीश कुमार के नुकसान के लिहाज से सौरभ देखें तो अगर वो चुनावी राजनीति में आते हैं निशांत, तो नीतीश कुमार को नुकसान ही नुकसान है, बीजेपी को नुकसान ही नुकसान है। नैरेटिव का भी, जैसे नीतीश कुमार भी गिनाते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बेटे बेटी इनको आगे करते हैं, बीजेपी तो लगातार कहते ही रही है। तो बीजेपी और जरूर ये चाहेगी कि ये चुनाव नीतीश बनाम लालू की छवि वाला हो, ना कि तेजस्वी बनाम ये निशांत। जो भी लॉबी है जेडीयू की जो निशांत को आगे करना चाहती है, ये क्या रोल देखती है उनका? उनके सहारे उनको आगे भविष्य में करें कि आफ्टर नीतीश वो नेता रहें, और उनके सहारे उस वोट बैंक को, जैसे अगर निशांत को आप साइड कर दें तो आफ्टर नीतीश कौन? ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, एक भी नाम नहीं जिसके साथ वोटर है। अब सवाल इस बात का नहीं रहे कि नेता एक दूसरे को स्वीकार रहे हैं कि नहीं, वो वोटर, वो वोट बैंक जेडीयू का वो नहीं स्वीकारेगा। ये तो चिंता तो वाजिब है जेडीयू की। हाँ हाँ, इसमें एकदम क्रॉस रोड पे है और वाजिब चिंता है। वो चाह रहे हैं पार्टी नीतीश के बाद इन्हीं की हो जाए, नीतीश के बाद इनको आगे कर रखा जाए, इनके सारे कोई अल्टरनेटिव तो हो, अभी तो उनको दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, उनको लग रहा है नीतीश कुमार के बेटे हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इस नाम पर उनके साथ हो सकते हैं। शिवराज जी, निशांत जी के बारे में कुछ सुना है आपने? पॉलिटिक्स में आ रहे हैं क्या, मतलब उनके बारे में क्या चर्चाएं रही हैं? देखिए, जो बात देवेंद्र जी ने कही वो बात बिल्कुल ठीक है कि निशांत जी की जो छवि रही है वो हमेशा से लो प्रोफाइल रहे हैं। वो कभी भी उनके पिता इतने वर्षों तक सीएम रहे, कभी भी वो पब्लिक आई में नहीं रहे, इनफैक्ट मीडिया को अवॉइड करते रहे और बहुत शालीनता से अवॉइड किया। वो सारी चीजें ठीक है। ये भी बात सही है कि वोट बैंक
साधने वाली जो बात है या नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप वाली बात है, उसमें निशांत कुमार फिट बैठते हुए दिख रहे होंगे पार्टी के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के बाद, इसके पहले भी हमने चर्चा की थी जेडीयू पे कभी, तो मैंने कहा था कि ये नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा, इस पे गहन चिंतन मंथन करने की जरूरत न केवल पार्टी को है बल्कि बिहार को भी है, क्योंकि ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए क्रॉसरोड्स का चुनाव नहीं है, ये बिहार के लिए क्रॉसरोड्स का चुनाव है। अभी मैं आने के पहले एक वरिष्ठ पत्रकार से बात करी थी जो कि किताबें, मतलब जिन्होंने बिहार के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और उनकी जो एक बात है जो मेरे दिमाग में गड़ गई वो ये थी कि वो नीतीश जी जो डिक्शन के लिए जाने जाते थे, पॉलिटिकल डिक्शन के लिए जाने जाते थे, वो आज शब्द ढूंढ रहे हैं। और वो तब उनको ढूंढना पड़ रहा है जब उन्होंने बहुत, मतलब बिहार को बिहार बनाने में नीतीश कुमार के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। कर्पूरी ठाकुर ने जो पॉलिसीज शुरू की, वहाँ के वो पूरा मूवमेंट, अगर वो सोशलिज्म का मूवमेंट अगर देखें, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर आते हैं, उन्होंने मूवमेंट जो भी पॉलिसीज लाई, उसके बाद थोड़ा बहुत लालू प्रसाद यादव जी ने जोड़ा, और लालू प्रसाद यादव जी के बाद जो सही में हस्ताक्षर वाले जो काम किए वो नीतीश जी ने किए। लेकिन आज आपके पास एक महिला फेस नहीं है जेडीयू के अंदर, जबकि आपने बहुत केयरफुली एक महिला वोट बैंक कल्टीवेट किया। आपने महिलाओं को सबसे पहले गवर्नमेंट, मतलब भारत में सबसे पहले गवर्नमेंट की नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दिया। पंचायत स्तर पे सबसे पहले बिहार में ही 50% महिलाएं आई, और ये महिलाएं केवल पंचायत, ये जो पंचायत पति पंचायत पत्नी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था, वो सशक्त दबंग महिलाएं हैं, चाहे आप आरजेडी से देख लीजिए, जेडीयू से देख लीजिए, और ये सब किया हुआ नीतीश जी का था। तो ये सब, ये जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को एक जो अमली जामा पहनाना था पॉलिटिक्स का, वो तो कर दिया नीतीश जी ने, पॉलिसी का वो तो कर दिया नीतीश जी ने, लेकिन इसको आगे ले जाने वाला जो खेवैया है वो अभी कोई नहीं है। तो ये पार्टी के लिए चिंता की बात है। लेकिन मुझे लगता है बिहार के संदर्भ में ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि बहुत दिन तक एक समाजवादी ढांचे से बिहार चला है, आगे शायद कुछ और उसमें परिवर्तन आए। अगर हम कंपेयर करने बैठते हैं नीतीश जी के सुपुत्र को और लालू प्रसाद जी के सुपुत्र, उसी के लिए बैठे तो अगर हम बैठे तो देखिए, छवि वाइज मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी। मुझे लगता है कि उनका बहुत ज्यादा पब्लिक आई में ना होना उनके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि तेज प्रताप जी हो या तेजस्वी जी हो, इनकी कोई पब्लिक में एक जो परसेप्शन कहते हैं, वो परसेप्शन बहुत ज्यादा कोई मौलिक परसेप्शन नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने लालू प्रसाद जी की नीतियों को ही फॉलो किया, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनफैक्ट आज भी वो सिग्नेचर स्टैंप जब तक नहीं लग जाता है लालू प्रसाद जी का, तब तक, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत हूं तो, जब तक लालू जी नहीं बोलते उनका पत्ता नहीं खड़कता है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर पत्ता खड़काने भी लगेंगे तो यहाँ पत्ता खड़काने के लिए बहुत सारे, इतने भाई बहने 5-6 लोग हैं वहां पे जो कि राजनीति में आना चाहते हैं मुख्य रूप से। आ गए वहां रोहिणी जी बैठे सिंगापुर से राजनीति चलाने की कोशिश करती है बिहार की। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि वहां बहुत, लेकिन आप तेजस्वी के पॉलिटिकल अक्यूमन को तो नहीं कम आंक सकते। मैं कम अब आंकूंगी। इसके पहले वाले चुनाव तक मुझे लगता है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जो उन्होंने मिस कर दी। जिस तरीके से उनको कार्डर मोबिलाइज करना चाहिए था पिछले चुनाव के बाद, मुझे लगता है उस स्तर पे शायद आरजेडी ने अपने आप को गियर अप नहीं किया। और एक इस बात में यहाँ पर मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी कि प्रशांत किशोर फैक्टर जो है वो बिहार की राजनीति में अभी कितने आरजेडी का जो परसेप्शन प्रॉब्लम है, वहां इस परसेप्शन प्रॉब्लम की वजह से कितने लोग प्रशांत के पास जाएंगे, जो युवा वोट है। अब आप चलिए थोड़े से यूथ लीडर्स जो बिहार में हैं बहुत सारे हो गए, तो इसलिए उनकी एक एक करके बात करते हैं और फिर देखते हैं किसमें कितना दम। सर, तेजस्वी एक तरफ आरजेडी से, निशांत अगर आए तो उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का नाम ले दिया शुभराष्ट्र जी ने, चिराग पासवान वहाँ ऑलरेडी हैं, और इसमें अगर आप लालू फैमिली से और किसी को भी शामिल करना चाहें, मीसा भारती अगर आपको लगता है, क्योंकि वो बस और सबसे पहले वही आई परिवार से राजनीति, बट लीडर बात तेजस्वी ही है, लीडर तेजस्वी है, फैमिली के अंदर भी वो लगभग क्लियर है। अब ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। प्रताप का भी कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि तेजस्वी के लीडरशिप को लेकर कोई वैसी बात वो कर दे, वो बाकी सब चीजें वो अपने टेंट्रम दिखाते रहते हैं। मैं कृष्ण जी की हाँ तो तेजस्वी इस मामले में डिक्लेयर, कब तक नहीं बोलेंगे और कब तक मीसा भारती भी असर्ट नहीं करेंगे, बहुत वो पॉलिटिकल वो दिखता नहीं वेट। जैसे तेजस्वी ने अपने आप को एक तरह से रेप्लिकेट किया लालू प्रसाद यादव में, जो आपने कहा ना कि उसको कॉपी किया, कॉपी ही करना था उनको। वो वोट बैंक जो उनका एमओआई है वो उसे उनको कॉपी करना था उनकी नज़र, मतलब आप उसको एक्सपेंड करते तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होती, लेकिन पहले आप उसको कॉपी करके उसको एक्सेप्ट तो करवा लो। अब आरजेडी के नेताओं से बातचीत करने में ये लगता है कि उनको कोई तेजस्वी यादव को लेकर दिक्कत नहीं है। लीडरशिप के लिए होता है ना कि नेता ही रिवोल्ट करना शुरू कर देगा, अरे यार कैसा आदमी है, क्या है, इस तरह की बात नहीं होती है।
अच्छी बातें ही वो करते हैं, तेजस्वी को लेके भरोसा जताते हैं कि तेजस्वी आधुनिक पॉलिटिक्स जैसे होता है कि सोशल मीडिया ड्रिवेन हो, चुटीली बात बोल रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं। हाउस में भी आपने देखा होगा कि विधानसभा में कई बार बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जब जब कुछ चुटीली बात कहनी हो उन्होंने कहा, तो अब कम से कम और अपने भाषा नेताओं कभी के बिलो द भीतर- बेल्ट नहीं जाती। हाँ, तेजस्वी की। और वो पॉलिटिकल सेंस भी है कि किस चीज़ को मैं बोलूँगा तो खराब जाएगा। जैसे नीतीश चाचा जी, नीतीश कुमार के बारे में हमेशा चाचा जी चाचा जी चाचा जी, क्योंकि उनको पता है कि मसला सिर्फ नीतीश कुमार के सम्मान देने का नहीं है, नीतीश कुमार के पीछे जो वोट है उसको मुझे सम्मानित करना है। जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि लाडले मुख्यमंत्री, मतलब लाडला हम किसी के लिए वो ड्रीम शब्द होता है। मुझे याद है कि मेरे बाबूजी अगर मुझे लाडला ना कहें तो मुझे उनसे ये हो जाता है, अगर आपने लाडला नहीं कहा मुझे। और बिहार में सौरभ प्रचारित किया गया नीचे तक कि लाडला कह के अपमानित कर दिया नीतीश कुमार का। क्यों? क्योंकि उस कास्ट को आपको मैसेज देना है कि देखिए नीतीश कुमार का सम्मान बीजेपी नहीं कर रही है। और इस बार के इलेक्शन में सौरभ आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव किसी भी तरीके से एमवाई के इक्वेशन में नहीं फंसने जा रहा है। फिर? उनके जो कैंडिडेट्स होंगे ना वो नॉन एमवाई होंगे ज़्यादातर। जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया आप वहाँ पे बिहार में देखेंगे, और पिछले लोकसभा में भी आपने देखा कि 5-5 कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी कोई इस तरह कैंडिडेट को टिकट देके ताकि वो अपना आज उसमें दिखा भी, उनको रिजल्ट भी मिला। तो इसी एक्सपेरिमेंट को वो दोहराने जा रहे हैं जो विधानसभा नीतीश जी का वोट है कोर। जो नीतीश जी का वोट है। तो वहां पे उनको ये मैसेज देना है कि देखिए, और बीजेपी ये खतरा नहीं उठा सकती कि कहीं से ये मैसेज दे दे कि हम नीतीश कुमार का सम्मान नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी को नीतीश कुमार से कोई बहुत ज्यादा लगाव है। भाई लाडला कहा तो बड़े उसमें सम्मान में ही कहा गया था। हाँ। और हमारा लाडला मतलब बिहार का लाडला। हाँ, सोचिए। बिहार का लाडला और मुख्यमंत्री। उसको दुष्प्रचारित किया गया आज जिसमें निशान से पूछा भी गया कि लाडला का तो बड़ा पॉलिटिकली स्मार्ट मूव कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ गठबंधन में तो लाडला कहेंगे ही। उन्होंने बिल्कुल भी उसको अपमान के तौर पे नहीं लिया, जो कि अपमान के तौर पे था भी नहीं। लेकिन ये आरजेडी की स्ट्रेटजी है कि बार बार ये कह रहे हैं। आरजेडी वाले कल से पूछ रहे हैं भाई, एक तो ये लाडला कह के अपमान किया, और दूसरा ये कि आए सब कुछ कर लिया, गाड़ी में बैठा लिया नीतीश जी को, लेकिन ये नहीं बोला एक बार भी कि हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। हमने इसमें काफी बात की है। लेकिन और कोई चारा क्या है बीजेपी के पास? बोले ना बोले, वो चीफ मिनिस्टर हैं और आपके लीडर हैं, लड़ाई में तो आप उन्हीं के नेतृत्व में जा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल बीजेपी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो कहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये है कि लड़ेंगे उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं को बनाएंगे ये भी कि कहना। बनाएंगे। हाँ, ये भी कहना। ये भी कहना जो है, क्योंकि जो शुरू में मैंने बात कही कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिर रही है, तो ऐसे में ये मैसेज देकर कि बीजेपी तो छोड़ने कोई तैयार नहीं है नीतीश कुमार को, इससे भी बड़ी पार्टी बना देंगे हम, तब भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो उसका जो है नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो बीजेपी इसलिए सेफ खेलना चाहती है, ना तो इस मुद्दे पर कोई क्लियर स्टैंड नहीं लेना चाहती। चुनाव तक कम से कम। चुनाव तक कम चुनाव से के कम। बाद तो लेकिन और क्लियर करना दूसरा- पड़ेगा ना सर। नहीं, चुनाव के बाद तो फिर चीजें बदल जाती हैं, फिर तो संख्या से तय होगा ना। चलिए, इसमें आपको मैं एक कोट बता दूं, एक बहुत बड़े नेता का नाम नहीं रख रहा हूं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं था, कि ये नीतीश कुमार तय करेंगे कि क्या करना है मुख्यमंत्री मेरा- चुनाव के मेरा- बाद। चुनाव के बाद अच्छा मतलब उससे आप ये समझ सकते हैं कि सम्मान देने की जो कोशिश है मैसेजिंग की, वो किस रूप में वो है। अभी कहने की बात है। हाँ, हाँ। नीतीश कुमार 2020 में इस स्थिति में थे जब उन्होंने कहा कि भाई आप बड़ी पार्टी बने हैं, बना लीजिए मुख्यमंत्री, तो वो प्रस्ताव नहीं था, वो धमकी थी कि बना सकते हो तो बना लो। बिल्कुल। बना लोगे तो चला नहीं पाओगे। हाँ। ये बीजेपी को भी मालूम था कि नीतीश कुमार एक दिन भी चलने नहीं देंगे, सरकार अगर बना भी तो, ली। लेकिन अब ये तो अब ऑलमोस्ट, लेकिन अब जो है, हास्यास्पद हो गया है कि कैप्टिविटी की प्रॉब्लम है ये। हाँ आप बंधुआ हो गए हो। हाँ, अब जो है, मुझे नहीं लगता कि 2025 के चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी और नीतीश कुमार 2020 की तरह अपने को असर्ट कर पाएंगे, वैसी स्थिति में भी नहीं रह गए। तो जो जेडीयू के लोग हैं उनके मन में जरूर भविष्य को लेकर एक आशंका है कि क्या होगा। नीतीश कुमार तब तक बहुत बड़े नेता हैं जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। सत्ता जाते ही नीतीश कुमार की स्थिति दूसरी हो जाएगी। नीतीश कुमार ने देखिए 2 बार टेस्ट कर लिया। एक बार विधानसभा चुनाव 96 का लड़के देख लिया, लेफ्ट के साथ अलायंस किया था, 6 सीटें आई थी विधानसभा की, समता पार्टी थी तब। उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव फिर लेफ्ट पार्टीज के साथ लड़े, 40 में से 2 सीटें आई। तो उनकी ताकत बढ़ती है किसी के साथ जाकर, और उसकी भी ताकत बढ़ा देते हैं। लेकिन अकेले होने पर
उनकी ताकत फिर इतनी नहीं बचती कि वो जिता सके। वो रेलिवेंट बने रहेंगे, वो बड़े प्लेयर बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है, जो स्थिति है, और उनसे जो ऊब पैदा हुई है बिहार में, वो एक बड़ा ये फैक्टर आप है। जब आप अभी आप पहले भी आपने ये बात कही थी, तो ये चुनाव में क्या कोई लाइबिलिटी जैसी चीज तो नहीं होने वाली बीजेपी वो के लिए? असेट और लाइबिलिटी दोनों हैं एक साथ। सर किसी एक कॉलम में तो रखना पड़ेगा सर। नहीं, यही तो बीजेपी रख नहीं पा रही ना, यही मुश्किल है कि अगर लाइबिलिटी मान ले तो छुटकारा पाना चाहिए। तो वहां समझ में आता है कि नहीं, छुटकारा अगर चुनाव से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उनको ऐसे चुनाव से पहले एसेट है, चुनाव के बाद लाइबिलिटी। तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर, चिराग, किसका फ्यूचर है बिहार में? देखिए, तेजस्वी का एक सॉलिड वोट बैंक है। तो तेजस्वी जब तक वो वोट बैंक साथ है मुस्लिम यादव, और वो रहेगा, तब तक तेजस्वी जो है वो बिहार की राजनीति का दूसरा ध्रुव रहेंगे ही। अच्छा, इनमें से कोई उनके आसपास नहीं पहुंच सकता। प्रशांत किशोर के बारे में भी मेरा मानना है कि अभी अननोन कमोडिटी हैं। इस चुनाव से तय होगा कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। चिराग पासवान अगर बड़ा देखने की कोशिश करते तो वो अपनी पार्टी का मर्जर बीजेपी में कर देते, तो उनके लिए मुख्यमंत्री बनने के संभावना के द्वार खुल जाते। 5-6% वोट लेकर अगर आप ये सोचें कि आप कोई बहुत बड़े प्लेयर हो जाएंगे। उनके पिता रामविलास पासवान उनसे बड़े नेता थे, वो नहीं बन पाए। उनकी तमन्ना जो है उनके दिल में ही रह गई कि कभी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए चिराग पासवान की एक लिमिटेड भूमिका है। ठीक है, वो रेलेवेंट बने रहेंगे, वो उपयोगी बबने रहेंगे। जिसके साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ खासतौर से अगर रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, तो उपयोगी बने रहेंगे। और ये रिलेशनशिप जो है सिम्बियोटिक होगी, दोनों का फायदा होगा। लेकिन वो कोई बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे या चैलेंजर बन जाएंगे बीजेपी या आरजेडी के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। और पीके को भी प्रूव करना है अपने आप को, और निशांत तो अभी जब आएंगे तभी उस पर हम लोग बात करेंगे। एक, क्योंकि आपने भी जो बात की मर्जर पर, कभी ये कार्ड्स पर था, कभी चर्चा होती थी इस बात की किस चीज़ की? विलय कर लेंगे चिराग अपनी पार्टी का? इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकते हैं सौरभ? अगर चिराग पासवान बीजेपी में विलय कर दिए होते तो आज केंद्र में मंत्री भी नहीं होते। चिराग पासवान की अहमियत ही यही है कि आप एक अलग यूनिटी हो, और आपके साथ ऐसा वोट बैंक है 5-6% का, जो कि स्विंग करता है आपके हिसाब से। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार के आप किसी भी कंस्टिट्यूंसी के किसी भी कैंडिडेट से बात करें, वो बाकायदा ये बताते हैं कि एलजेपी का जो वोट है चिराग के साथ, वो उसी रूप में कन्वर्ट होता है। उसमें ये समस्या नहीं होती कि नेता चला गया, वोटर नहीं आया, जो कि कई कास्ट के साथ ऐसा होता है। चिराग के साथ वो नहीं है, और चिराग तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते ना कि मर्जर कर देना। दूसरी बात, पीके के मामले में आप सोचे हैं कि मामला पीके के पोटेंशियल का नहीं है, बिहार के लोगों के पोटेंशियल का है कि क्या वो माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि वो कास्ट से परे जाके सोचें। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में जैसे पीके की थोड़ी हलचलें बढ़नी शुरू हुई, उनके कास्ट ब्राह्मण जो कि तब इतने लोग नहीं जानते होंगे, को बताने लगे, लोग बताना शुरू कर दिए। गजब है। और जैसे ये बात फैल जाए कि हाँ प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण, ठस वहीं पे। कोई फ्यूचर नहीं है ब्राह्मण का बिहार की पॉलिटिक्स में, बिल्कुल नहीं। अपर कास्ट अपर कास्ट किसी को भी आप अरे धुमियार तो बड़े सारे नेता हैं सबके पास, तो नहीं रहेंगे। टॉप की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार जो नेता है पार्टी के तौर पे है, टॉप लीडरशिप जैसे मुख्यमंत्री फॉरवर्ड आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। और अगर किसी ने ये सोच दिया तो उस पार्टी की तो मिट्टी पलीत होनी स्वाभाविक है। बीजेपी को क्या डर रहता है? जैसे अगर जेडीयू भी अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी को समस्या बिल्कुल नहीं होगी। जब तक आरजेडी जेडीयू को साथ लेने को तैयार है अपने दरवाजे खोल के, तब तक बीजेपी को यह समस्या है कि जैसे वो उधर जाएंगे, इलेक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड कन्वर्ट करना लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिर वो चुनाव 2015 का चुनाव हो जाएगा। लेकिन ये एबिलिटी आपको चिराग में या तेजस्वी में, दोनों में क्या कभी नजर आई कि जो इनके पिता दे करके गए हैं वोट के तौर पर, उसमें ये कभी कुछ जोड़ पाने की परिस्थिति में हो? तेजस्वी एमवाई के बाहर या ये पासवान के बाहर, दलितों के बाहर? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल हमेशा होता है कि आपको जो डायनेस्टी से जो मिल रही, जो लेगेसी आपको मिल रही है, आप उसमें कुछ ऐड कर सकें। बात ये होती है कि राजनीति में, मेरे ख्याल से यहाँ तो दिग्गज, आप लोग सब दिग्गज पत्रकार हैं, मुझे लगता है राजनीति में टिके रहना बहुत जरूरी होता है। क्या आप टिक करके, बिहार में मैं तेजस्वी के लिए भी कह रही हूँ और चिराग पासवान के लिए भी कह रही हूँ, क्या बिहार में टिक करके कोई 1 साल आप गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चप्पा चप्पा छान सकते हैं? ये कुव्वत क्या इन किसी भी जितने भी, इनफैक्ट मैं निशांत जी को भी इसमें रखूंगी, ये क्या तीनों के तीनों नेता में ये कुव्वत है?
सिर्फ उनको भी मैं नहीं रखूंगी, मैं जितने लीडर्स की आप बात करें मैं उसकी कह रही हूँ कि कोई ट्रिप दिल्ली का नहीं होगा, कोई ट्रिप मीडिया का नहीं होगा, कोई ट्रिप बाहर का नहीं होगा। आप क्या टिक करके 1 साल तक सिर्फ बिहार की राजनीति कर सकते हैं? ये होना क्योंकि बिहार के युवाओं को ये भरोसा देना कि आप सिर्फ बिहार के लिए हैं, बिहारी फर्स्ट का नारा दे देना, या ये कह देना कि बस MY कॉम्बिनेशन की जो बात है, या ये कह देना कि भाई हम इस समाज का रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सब कुछ ठीक है। वैकल्पिक राजनीति, एक तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बाद वैकल्पिक राजनीति का स्कोप बड़ा कम रह गया है, पर अगर फिर भी वैकल्पिक राजनीति की तरफ बहुत आदर्शवाद की स्थिति में भी हम आगे बढ़ें तो बिहार को कोई किसी ऐसे लीडर की, किसी ऐसे थॉट प्रोसेस की जरूरत है जो वहां टिक करके काम करे। प्रशांत किशोर, चिराग, मैं प्रशांत किशोर का मैंने इसे नाम लिया, आपने 2-3 जो बातें कही, एक तो बिहार में टिके हुए हैं, दूसरा अभी उन्होंने शुरुआत ही मैं जो 3-4 उसमें राइडर्स भी डाले थे। चिराग के 3-4 राइडर, वो राइडर्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा चुना, अगर आपने बाई इलेक्शंस में अभी 10% की बात होती है, सब कुछ सही बात है, पर क्या आप अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा से उठ करके सिर्फ बिहार के लिए काम कर पाएंगे? और बहुत सारे, मैं बहुत ज्यादा इस पे इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक समय में प्रशांत के साथ काम कर चुकी हूँ। ओके। और मैं प्रशांत का बहुत सम्मान भी करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहां से उठ करके गए और किए, लेकिन एक फैक्टर और हुआ था, आपको याद होगा इसके पहले वाले चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी भी थी, इसी तरीके की यात्रा की थी उन्होंने भी, वैसा ही एक बड़ा एक रोमांटिक सा, ऐसा लगा कि बिहार जैसे हिंदी साहित्य में रोमांटिक छायावाद मूवमेंट हुआ, अंग्रेजी साहित्य में इंडियन रोमांटिक मूवमेंट हुआ, ऐसा लगा बिहार की राजनीति में एक रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुआ। सब 20-20 1-2 दशक का तो समय आप देंगे ही किसी मूवमेंट को। मुझे लगता है ये भारतीय बिहार की राजनीति का छायावादी काल है जहां पे बहुत सारे आदर्शवादी लोग आ रहे हैं, लेकिन टिक करके बिहार में कौन काम करेगा अगले 20 साल 25 साल, ये बहुत बड़ी बात है। अरे कंपेयर कीजिए जरा ये सेकंड जनरेशन के लोगों को, इनके आप कुछ जोड़ रहे हैं? आपको एक चिराग वाले में से मैं ये कह रहा हूँ कि चिराग के अगर आप देखें ना तो वो पैचेस में, उनके ब्लैक एंड व्हाइट जो रहे ना पैचेस में रहे, जैसे गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए, शुरू में आगे उसमें उनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन जब उनकी पार्टी छीन ली गई, पार्टी खत्म कर दी गई, उसके बाद से ग्राउंड पे उस व्यक्ति ने जो काम किया वो कमाल का था और लगा कि ये लीडर उभर के आ गया। लेकिन फिर वो हासिल हो जाने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उस लीडर, पोटेंशियल लीडर के तौर पे निराश किया जब उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया। कैंडिडेट सिलेक्शन का आधार क्या था? बिहार में किसी से बात करें आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो जब आप लीडर बनने की प्रक्रिया में ये सब करने लगते हैं, नहीं सबको मालूम आपके नाम वो भावनाएं आहित हो जाएगी, शुरू में जो आपने चढ़ाया है ना, हाँ, क्या बात करें आहित होने वाली बात। नाम आप बिहार में सिर्फ नाम नहीं बता सकते, नाम के बाद एक चुप्पी होती है, चाय का एक घूंट होता है, फिर एक्सपेक्टेशन होती है आगे। और उस कंडीशन में वो दिखा कि वो मादा फिर वो नहीं दिखा पा रहे हैं, और जब आपको ग्राउंड पे उस रूप में काम करना चाहिए जो कि पोटेंशियल आप में है, लेकिन थ्रू आउट जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाली बात है, चिराग में भी यही है, तेजस्वी में भी यही दिखा। शुरू में लगा कि बहुत दूसरे कास्ट के लोगों से मिल रहे हैं, छोटे से अचीवमेंट से आश्वस्त हो जाते हैं। 20 में तेजस्वी हाल में तो लग रहा है ऐसा कि मतलब वो बाहर जो काम सड़क पे निकल के होना चाहिए वो शायद तेजस्वी ने भी बंद कर दिया है। उस थोड़ा घूम रहे हैं, लेकिन उस रूप में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज बिहार में इतने इशूज हैं सौरभ, अपोजिशन चाहे तो नाक में दम कर दे लोकल इशूज को लेकर, बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल नहीं रही है, सारी चीजें हैं जिसपे आप जनता में एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो है नहीं। हालांकि मुश्किल ये है, आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल है। वो जो 15 साल का राज है, हाँ, वो उसकी छाया जाती नहीं है। लेकिन और अगर वो तेजस्वी हटाना भी चाहें तो उनका वोटर नहीं जाने देगा। गांव-गांव में उनका जो कोर वोटर है, उसका जो व्यवहार है, वो बाकी लोगों को जुड़ने से रोकता है। हालांकि आज किसने बोला, पप्पू यादव ने बोला शायद, कि कब तक लालू यादव का और जंगल राज कह के उसका डर दिखा के बीजेपी वाले और नीतीश कुमार वोट मांगते रहेंगे। कभी तो भाई उसका भी उस डिविडेंड मिलना बंद होगा ना। नहीं बंद नहीं होगा, क्योंकि वो जब तक जमीन पर स्थिति नहीं बोलेंगे, जब तक जमीन पर स्थिति नहीं बदलेगी, जब तक उनके कोर वोटर का डर बाकी वोटर्स में रहेगा, तब तक जंगल राज का मुद्दा चलेगा। जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा, जंगल राज का मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब जैसे सामान्य तौर पे इसको ऐसे समझें कि अगर आरजेडी का कोई सम्मेलन हो ना सौरभ, तो उस सम्मेलन में आप इतनी आक्रामकता देखेंगे, सम्मेलन जाने के दरमियान में, लौटने के दरमियान में हंगामा, हुड़दंग, तोड़फोड़, जो कि एक डीएनए होता है उस कल्चर का, वहाँ पे फिर बाकी रिएक्शन में आ जाते हैं। जैसे बिहार के ग्रामीण परिवेश के लिए जो अति पिछड़ी कम्युनिटी हो या फिर दलित एससी जो पिछड़े तबके हैं, उनके लिए वहाँ सामंती फॉरवर्ड क्लास नहीं है।
उनके लिए इमीडिएट यादव सावंती, और मुस्लिम यादव दोनों। कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी जो कि एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर, संपन्न भी हैं, ताकतवर भी हैं। एक चर्चा रह गई, समय भी कम रह गया। हमने जेडीयू की बात कर ली, चिराग पासवान की बात कर ली, आरजेडी की बात कर ली, बीजेपी की बात नहीं कर पाए हम। बीजेपी में ऐसी कौन सी मतलब प्रॉब्लम आ गई कि ये अपना नेता नहीं बना पा रहा? हमने एक बार पहले जरूर इस पर बात की थी। क्या इशू है शुभ्रा जी बीजेपी के साथ? देखिए, बीजेपी के साथ मुझे लगता है जो शुरू में एक फॉरवर्ड कास्ट का जो टैग लगा, वो अभी भी जो बात हम लोग करें, जब तक जेडीयू है तब तक बीजेपी को जेडीयू के साथ रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फॉरवर्ड कास्ट वाला टैग उनके ऊपर से अभी भी नहीं हटता। मैं थोड़ा सा इस डिबेट को थोड़ा और जूम आउट करके मैं देखना चाहती हूँ। बौद्धिक रूप से बिहार में चूंकि एक आपको वहां आप रिक्शे वाले, चाय वाले, किसी से ही बात कीजिएगा, आपको एक बौद्धिकता का स्तर दिखेगा राजनीतिक डिस्कशन के पैरामीटर्स पे। उस पैरामीटर पे आप देखिए, क्या बिहार की राजनीति में आज कोई भी नेता यंग लीडर, क्या कहीं कोई आपको उस पैमाने पे खड़ा उतरता मिलता है? ये सारे जितने लीडर्स की हमने बात की, समाजवादी लीडर्स की बात की, उन समाजवादी लीडर्स ने सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया। आज लालू यादव को हम जरूर याद करते हैं, वो जंगल राज के पैमाने पे याद करते हैं हम, लेकिन चरवाहा विद्यालय की शुरुआत उन्होंने की। आप ऐसे मूवमेंट से उठ करके आ रहे हैं जिसने पहले बेसिक शिक्षा पे बात की, कर्पूरी ठाकुर जी ने बेसिक शिक्षा पे बात की। आपके अपने सुपुत्र जो राजनीति में है वो 10th भी अच्छे से पास नहीं कर पाए, जब आप डीपीएसआर के पूरब में थे। ये सारी चीजें हैं जिसपे, और मैं दोनों माता पिता मुख्यमंत्री थे। ये बात मैंने आज से 10 साल पहले उठाई थी, मुझे बहुत ट्रोल किया गया ट्विटर पे, लेकिन मैं जानती हूं कि ये एक्चुअली ये बात है। आप बिहार की राजनीति में थोड़ा बौद्धिकता आपको रखनी होगी। राजनीति में आप बिल्कुल वो एकदम जो सड़क पे अग्रेसिव वाली जो राजनीति है, उससे आप हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म आप कुछ वोट इकट्ठा कर लें, लेकिन आप सस्टेन तभी कर पाएंगे जब उसमें आप बौद्धिकता का छौंक होगा। बिहार ने हमेशा से अग्रणी रह करके एक भूमिका निभाई है नेशनल मूवमेंट में भी, उसके बाद के भी उत्तर जेपी आंदोलन भी वहीं से शुरू हुआ। तो थोड़ा इस चीज को मुझे लगता है सारे यंग लीडर्स को ध्यान रखना होगा। मैं जानती हूँ कि बीजेपी से मैंने हटा लिया है ये फोकस, कोई बात नहीं, मैं फिर क्योंकि नहीं आप वापस बिल्कुल लाइए, आप बिल्कुल वापस लाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि उनकी अपनी विचारधारा बिहार को लेकर क्या है। ये दोनों पार्टीज बिल्कुल क्लियर है, ये समाजवादी थी। नेता मिल जाए, विचारधारा हम बना लेंगे। जब नेता तो मिले आप उनको। बिना विचारधारा के नेता नहीं बना सकते बिहार में। यही दिक्कत, ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास बिहार में लीडर्स रहे नहीं। सुशील मोदी की उस जनरेशन के नेता गिनाइए जरा कितने। जैसे सुशील मोदी के बारे में सौरभ अगर आप देखें तो उनको बिहार के एक पंचायत, एक ब्लॉक के बारे में टिप्स पे रहता था, और वो 24/7 पॉलिटिशियन थे। रात में अगर 2 बजे उनको पता चले कि पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में किसी कार्यकर्ता के यहाँ कुछ हो गया तो सुबह तक हाजिर रहेंगे वहाँ पे। लेकिन मास अपील नहीं था। दूसरा, वो छवि इस रूप में नहीं बन पाई कि नीतीश कुमार के पिछलग्गू वाली छवि कि भाई इसलिए आते दिल्ली से आते जाते करने नहीं दिया, समय खत्म हो गया। कोई नहीं, उनके बाद भी कोई नहीं मिला। दूसरा उस मेडल का देखिए नहीं मिला कोई। कि सारा एक्सपेरिमेंट तो बीजेपी ने कर लिया हर कास्ट का। यादव पहले भी थे, नंदकिशोर यादव, फिर नित्यानंद, नहीं हुआ। भूमिहार का ऐसा तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब बैकवर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। प्रेम कुमार गया, नहीं हुआ। इस तरह के सम्राट चौधरी को अभी लेके दूसरी पार्टी से लेके आ गया, उनमें पूरी कोशिश की गई, अभी भी नहीं हो रहा है। तो ये समस्या है बीजेपी में कि एक भी लीडर ऐसा इनकी भी ग्रूमिंग नहीं हो रही उस लेवल पे, सम्राट चौधरी की। अभी तक तो नहीं, अभी तक पार्टी के भीतर ही वैसा नहीं होता। ओके, कुछ पॉकेट्स में बस रहता है। तो अब ये मुश्किलें तो हैं बीजेपी के सामने, लेकिन बिहार की चर्चा हम लोग करते रहेंगे क्योंकि इस साल अब एक ही इलेक्शन बाकी है, और वो भी बिहार जैसे प्रदेश का है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी प्रोग्राम में आने के लिए। शुभ्रा जी बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।